डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज यूपी के छठे दौर की जो वोटिंग चल रही है उस पे हमने बात करने के लिए सीनियर स्कॉलर्स, इकोनॉमिस्ट और जर्नलिस्ट साहबान को बुलाया है। मैं सबका परिचय करा देता हूं। सबसे पहले फाइक रजा साहब हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुधीर मुशरान साहब इकोनॉमिस्ट हैं। प्रशांत सिंह साहब ये सुल्तानपुर, प्रयागराज और अमेठी उस एरिया को कवर करेंगे, आजकल ये यहीं पर हैं और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बारीकी से राजनीति को समझते हैं और बताते हैं। और आजमगढ़ से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद निहाल मेहदी साहब। ये वहाँ के हालात और जो छठे दौर की जो वोटिंग हो रही है उसके बारे में बताएंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पॉलिटिकल फैमिली से भी आते हैं। और फरहान साहब, अली फरहान साहब, ये समाजवादी पार्टी से हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं वो उसकी, और ये अभी हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे तो बुंदेलखंड से इनका ताल्लुक है लेकिन यूपी पे इनकी कड़ी नजर है। अब मैं सबसे पहले सुधीर मुशरान साहब के पास जाऊंगा। सुधीर मुशरान साहब, बताइए, जो आज वोटिंग हुई है और अभी खत्म होने वाली है, आप किस तरफ देख रहे हैं बढ़ते हुए यूपी को? क्या किसी की विदाई होगी या किसी को रोका जाएगा? नमस्कार सबको, हमारे व्यूअर्स और हमारे पैनलिस्ट। दुनिया जानती है उनको, 40 साल से जर्नलिज्म में है और आजकल वो इंडियन प्रेस एजेंसी से जुड़े हुए हैं और डिफरेंट एजेंसी से जुड़े रहे हैं। वो उनको बड़े रेस्पेक्ट और अदब से जो न्यूज एजेंसीज हैं और समाचार की दुनिया है उसमें उनका मकाम है और बड़े अदब से उनका नाम लिया जाता है। वो हमें टाइम देते हैं, हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इन्होंने, प्रदीप भाई ने लखनऊ कॉफी हाउस पे बुक लिखी है और बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि केस को शुरू से कवर किया था। हमारे साथ सरवत अली दैजी साहिबा भी जुड़ गई हैं और ये सोशल वर्कर हैं और आप पार्टी की प्रवक्ता हैं। हाँ सुधीर भाई। सबको फिर से एक बार नमस्कार। छठा राउंड हमारा खत्म हो ही चुका है, एक तरह से समझ लीजिए आधा घंटा बचा है। और ये सीटें हमारी 57 जो सीटें हैं, जो फिर हिस्टोरिकली ये एक गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण की संख्या काफी ज्यादा रही है। और ये वो जगह है जहाँ पे बीजेपी जो थोड़ा सा पीछे रह रही थी या जहाँ जो से लॉसेस हो रहे थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज का, यहाँ पे वो कवर करने की उसकी क्षमता है। या हालांकि ये इलेक्शन है, मगर इस इलेक्शन में फिफ्थ फेज में जो हमारे, एक छोटा सा मैं बदलूंगा टॉपिक हल्का सा, जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं 370 जो इस समय कॉन्टेस्ट कर रहे हैं 57 सीट्स में से 65% हमारे कॉन्टेस्टेंट जो हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बीजेपी के 44, एसपी के 40, कांग्रेस के 40 और बीएसपी के 14% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है। और इसमें से काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो मल्टी बिलियनर हैं। और ये कहते हुए मैं ये कह रहा हूं कि इस फिफ्थ राउंड में और सिक्स्थ राउंड में, जो कि एक बीजेपी का गढ़ था, जहां पे आज आदित्यनाथ जी का भी डिसीजन आज होना है। आदित्यनाथ जी लड़ रहे हैं हमारे कैंडिडेट से, जो लेडी कैंडिडेट है उनके साथ उनका सुभवती शुक्ला के साथ उनका कॉन्टेस्ट है और ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और इसमें कोई शक नहीं कि आदित्यनाथ जी जीतेंगे इसमें, मगर कितने मार्जिन से जीतेंगे ये देखने का है। ये 57 सीट्स में बीजेपी की विजय होगी, मगर कितने मार्जिन से होगी और कितनी सीटें वो लेगी ये भी एक क्वेश्चन देखने वाला है। कांटे का सौदा है। अगर ब्राह्मण वोट ज्यादा कटता है तो ये त्रिपक्षीय चीज हो जाएगी, बीएसपी, एसपी और बीजेपी की। अगर ब्राह्मण समाज और ओबीएस समाज एक तरफ जाता है तो ये दो पक्ष संवाद होगा, एसपी का और हमारे बीजेपी का। कहने के लिए जो हमने पहले भी कहा था, समरी
दिस इज पेनल्टीमेट। असलियत में पिंडारा बॉक्स तो हमारा 11 तारीख को खुलेगा, मगर इसमें कोई इस समय कहते हुए झिझक नहीं है कि जो बीजेपी का स्कोर है वो गिरेगा, मगर कितना गिरेगा, क्या वो हार में तब्दील हो जाएगा या जीत में रहेगा, ये 11 को रहेगा। मगर एसपी को इस समय एक इंक्रीज होगा और बीजेपी को लॉस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब। फाइक रजा साहब अनम्यूट करें। फाइक रजा साहब आप बताइए क्या कैसा देख रहे हैं आप? सबको आदाब, नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 5 अब तक के पोलिंग फेजेस हो चुके हैं, तो उसमें ये तो तय हो ही गया है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। लेकिन ये जो छठा फेज है, ये कायदे से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ सेफर टर्फ फॉर योगी साहब। ईस्टर्न यूपी जो है ये, और दूसरे खुद भी वहीं से लड़ रहे हैं। तो एक चीज तो तय हो गई है, वो ये है कि इलेक्शन जो हुआ है, जो कांटे की टक्कर है योगी जी में और बाकी लोगों में, तो द इलेक्शन बीजेपी इज गोइंग टू लूज द इलेक्शन, बट इट हैज नॉट लॉस्ट द इलेक्शन। एंड द सेम अप्लाइज टू अखिलेश ऑल्सो। तो वो जीत रहे हैं, लेकिन जहां पे वो बैठे हुए थे 47 सीटों पर, वहां पर से उनको इतनी सीटें लानी पड़ेंगी हुकूमत बनाने के लिए कि वो जरा सा मुश्किल लग रहा है। और ये जैसा सुधीर भाई ने कहा कि ये वो फेज है कि जिसपे बीजेपी शायद उतना अच्छा तो ना कर पाए जितना 2017 में किया था, लेकिन अच्छा करेगी। और इन सब के ऊपर जो दांव भी लगा हुआ है, इसलिए कि गोरखपुर है, जैसे वहां की एक सीट पिछली बार शायद समाजवादी या बीएसपी ने जीती थी, बाकी सब इन्हीं ने जीती थी। तो इस पर था भाई वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कि अभी जो है पूरा दांव उसी के ऊपर लगा हुआ है। और जो यहाँ के ऊपर बताया उन्हीं ने कि जो छोटी छोटी अपनी पार्टीज हैं, जो कोई मुलायम सिंह के साथ आ गए, राजभर हैं और कौन कौन, उनका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बट 47 सीट्स तो प्लस उनके जो छोटे छोटे पिछली बार पार्टीज थी जो बीजेपी के साथ आई थी, तो उतनी तो लगता है कि नहीं आएंगी। बट दिस विल बी द प्लेस एंड दिस विल बी द फेज वेयर बीजेपी विल डेफिनेटली अर्न समथिंग। एंड फाइनली जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जब इलेक्शन में मतलब प्रैक्टिकली ये देखता हूँ कि जो सीटें होंगी वो बीजेपी की जाहिर है इतनी कम तो शायद नहीं होंगी कि उनकी हुकूमत न बन पाए, लेकिन आई विल गिव 60-40, 60 टू योगी साहब एंड 40 चले। बहुत बहुत शुक्रिया फाइक रजा साहब। अब मैं डेजी साहिबा के पास जाऊंगा। आप बताइए कि इसमें क्या देख रही हैं? वैसे आप उसमें नहीं है, पहले मैं बता दूं, आप तो है नहीं, मगर बताइए। नहीं, मैं नहीं भी हूँ, लेकिन मैं हूँ भी। और जो ये मुकाबला है वो रोचक से अब रोमांचक होता जा रहा है। और पूर्वांचल की सीट में जो है वो ब्राह्मण मतदाता ये तय करेंगे कि वो कौन जीतेगा। लेकिन ब्राह्मण मतदाता तो तय करेंगे, लेकिन हाँ, ब्राह्मण मतदाताओं में भी स्प्लिट है। देखिए वहां पर जब पूछा जा रहा है तो कम से कम 25 से 30% ब्राह्मण मतदाता हैं, वो थोड़े से नाराज हैं। वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया उनका रिजल्ट नहीं आया, या जॉब का जो प्रॉब्लम है। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम अनाज बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। तो राशन तो एक तरफ आप बांट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, खाने के तेल का दाम बढ़ रहा है, खाने की चीजों का दाम बढ़ रहा है। तो लोगों का, आज मेरी भी एक पत्रकार से बात हुई थी, तो बोले लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आप अनाज बांट रहे हैं, उससे ज्यादा चीजों का दाम बढ़ गया। तो हम वहीं पे आके अटक गए हैं, लटक गए हैं और भटक गए हैं कि हम क्या करें। तो ये एक चीज हुई है। और दूसरी ये है कि जो अखिलेश यादव का जो ट्रम्प कार्ड था कि जो पुरानी पेंशन बहाली योजना थी, इससे ये सोचकर ब्राह्मण जो लोग हैं, जो पेंशन धारी हैं, तो उनको, उनके लिए ये बहुत ये एक तरह से एक नया ये हो गया कि हम क्या करें। क्योंकि पिछले जो 2017 में जो योगी जी ने वादा किया था कि सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, काला धन वापस आएगा, वो तो आया नहीं। और पूर्वांचल का इतिहास है कि वहां पर बहुत ज्यादा वोट नहीं कभी पड़ते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको इशू चाहिए और इस इशू के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और जब कोई भी उनको धोखा देता है, कोई भी सरकार, तो वो पलटवार जरूर करते हैं। तो ये भी देखा गया है। और जो अन्य योजना तो नहीं काम आई है। और वहां पर जो है वो आपने शायद सुना भी होगा कि वहां पर स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं,
उन पर अटैक हुआ और उनकी जो बेटी है उन्होंने बीजेपी को कहा कि देखिए ये क्या गुंडागर्दी हो रही, जबकि वो खुद बीजेपी से विधायक हैं। तो अब जमीनी स्तर पे हम लोग तो यहाँ पर है, लेकिन मुझे लगता है कि पूर्वांचल में इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब अपने प्रशांत साहब के पास जाऊंगा। प्रशांत साहब, अमेठी से लेकर पूर्वांचल में आपको बड़ी पूरी राजनीति में बड़ी नजर है, जरा बताइए वहां पे क्या इस आज के उसमें क्या हालात हो गए? थैंक यू नकवी साहब। स्थितियां थोड़ा सा डिफरेंट हो रही हैं। डिफरेंट इस पर्सपेक्टिव में है, जो अभी लास्ट 5 फेज के इलेक्शंस हुए हैं और जो 6th और 7th फेज का इलेक्शन जो आज हुआ है और जो होने वाला है, एक कॉमन सी चीज सामने आई है। अभी तक एक वोटर जो बैठा हुआ था और ये उम्मीद लगाए हुए था कि बीजेपी निकल जाएगी, बट कहीं लास्ट 1 to 5 फेजेस में थोड़े थोड़े उनको झटके लग रहे थे कि ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। जो उनको उम्मीद लग रही थी कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, तो उन्हें जब ये फील हुआ कि ये कुछ सही नहीं हो रहा है, तो कुछ वोटर सब बाहर निकल के आए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 8 से 10% एक्स्ट्रा वोटर्स बाहर आए हैं, और वो जो वोटर्स आए हैं उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। अब जो इन सब के ऊपर हट करके बात है, ये जो पूर्वांचल रीजन है जिसे हम बोलते थे कि ये बीजेपी का गढ़ है, और कभी इस एरिया में बीएसपी का भी अच्छा खासा बोलबाला होता था, तो बीएसपी इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। और जो वोटर्स हैं, वोटर इन द सेंस की निषादों की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है इस रीजन में, उसका सपोर्ट बीजेपी को मिलने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ये कहना तो 100% नहीं सही होगा कि बीजेपी को फायदा होगा इनसे, बट चांसेस ये हैं कि इनके वोट इन्हें मिलेंगे। इन सब के बाद अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यहाँ से हम ये आकलन लगा सकते हैं बड़े आसानी से कि जो बीजेपी को चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा। अब तक के उसमें उनको ये मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट बना भी लेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज निकल कर आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो, इन सबको पहले लगता था कि यस मेरी एक लहर चल रही है, लहर से अब बात नहीं बनने वाली है। सबको ये समझना पड़ेगा कि अब आपको जगना पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा, और आपके अपने एजेंडे को बहुत ही प्रिसाइसली सबके सामने रखना पड़ेगा। रही बात ये जो हम लोग लॉलीपॉप या इस तरह की चीजें देते हैं, इनसे जनता को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये एक बहुत टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। अच्छा, ये प्रशांत साहब जो ये दे रहे हैं, अपना राशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा? इससे देखिए बहुत हल्का फर्क पड़ता है। ये एक दिल्ली में मुहिम चलाई गई थी जो काफी हद तक सफल भी हुई है, लेकिन इनके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। आप देखेंगे जिन लोगों ने बेनिफिट भी लिया है वो भी आकर के इसे बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। ऑल्दो वो बेनिफिट्स ले रहे हैं, बट वही आकर के बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। तो तरीका बदलने की जरूरत है। तो इस तरीके का अगर कोई भी काम करेगा वो गलत है। और मेरा जो इन सब के बाद सोचना है कि जो भी मंच आपने दिया हुआ है या हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें पब्लिक को जगाने का काम करना चाहिए। पब्लिक को एटलीस्ट वो मैसेज कन्वे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि गलत और सही में अंतर कर सकें और सही चीज को आइडेंटिफाई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लहर के साथ आप जाओ, बट अपने एरिया में डेवलपमेंट करना है तो आपको कैंडिडेट्स देखो, उसकी पॉलिसीज देखो, उससे अटैचमेंट्स देखो कि कितना वो जमीनी स्तर पे आपसे जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निहाल मेहदी साहब के पास जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल मेहदी साहब, आप आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं। पूर्वांचल के आपके पॉलिटिकल फैमिली रही है आपकी, है रही क्या, आप बताइए कि वहाँ के हालात क्या? जी गौर भाई आदाब। दौर में कौन आगे बढ़ रहा है? आदाब गौर भाई और सभी को मेरा नमस्कार। देखिए आज जो 6 फेज की पोलिंग हो रही है 10 जिलों में, इस 10 जिलों में 57 सीट पर आज इलेक्शन तकरीबन खत्म हो चुका है। 6 बजे खत्म हो जाएगा।
और अभी जो थोड़ी देर पहले तक जो पोलिंग परसेंटेज था वो 47% वोट पोल हो चुके थे मेरे समझ से, और 6 बजे तक ये 2% तक और बढ़ेगा, ये 49 और 50 के अंदर ही रहेगा। तो जब जब इस तरह की पोलिंग परसेंटेज आई है 50 बिलो 50, देखा ये गया है उमूमन कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। और दूसरी बात, एक अहम बात यह है कि इस पूरे कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी के सभी डोर टू डोर जनसंपर्क कार्यक्रम में जो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने सिर्फ अपने राशन का वाला जो कार्ड है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कार्ड, इसी को इन्होंने फोकस किया। और जो जो गांव गांव मेड़ जो इनके नुक्कड़ सभाएं होती थी या डोर टू डोर जनसंपर्क इन्होंने जो किया है, इन्होंने सबसे पहले हाईलाइट इसी को किया कि हमने आपको राशन दिया कोरोना काल में। और इन्होंने एक चीज को और हाईलाइट किया, बीजेपी वालों ने कास्ट की सिंपैथी, हिंदुत्व की सिंपैथी लेने के लिए इन्होंने मंदिर का मुद्दा भी उठाया कई जगह, बल्कि हर जगह उठाया कि हमने मंदिर बनवा दिया, इतने सालों से रुकी हुई थी, हमने मंदिर बनवा दिया। तो ये दो फैक्टर पे इन्होंने सिर्फ चुनाव इन्होंने लड़ा है, और दे डिड नॉट टॉक अबाउट एनी डेवलपमेंट। और इन पिछले 2017 के इलेक्शन में, इन जो आज 57 सीट पे इलेक्शन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 46 सीट गई थी 2017 में, और 1 सीट इसमें समाजवादी पार्टी को मिली थी और 5 सीट बीएसपी को मिली थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी जिसपे अजय कुमार लल्लू जी जीते थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे लिंक्स हैं, सोर्स हैं इन तमाम जिलों में, जहां से व्हाट इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग इज कि इस बार काफी हद तक बहुत टाइट लड़ाई है, और जो 47 सीट बीजेपी को मिली थी वो इस बार मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि उसके रीजन ये है कि जो ब्राह्मण समाज है इस एरिया में, इस बेल्ट में ब्राह्मण बहुत ज्यादा हैं और मुसलमान भी हैं। और ब्राह्मण जो मेरे फ्रेंड सर्कल से लेके जो और भी मेरे जितने भी ब्राह्मण से मैंने अब तक जो वार्ता किया है, सभी लोग बीजेपी से नाराज हैं। और इन सीटों पे जो ब्राह्मण के जो चर्चित चेहरे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि गोरखपुर से विनय शंकर तिवारी जी लड़ रहे हैं, ये इनका एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, हरिशंकर तिवारी जी के लड़के हैं, ये अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं गोरखपुर और उस बेल्ट में ब्राह्मणों को लेकर। और अकबरपुर में आप चले जाएं, अम्बेडकर नगर में देख लें तो आप वहां से राकेश पांडे लड़ रहे हैं चुनाव, ये भी एक अच्छा प्रभाव ब्राह्मणों पे डाल सकते हैं। गोरखपुर इटसेल्फ में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लड़ रही हैं सुभावती शुक्ला, ये भी बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता की वाइफ हैं। तो इस तरह के जो बड़े कद्दावर नेता ब्राह्मण समाज के लड़ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि ब्राह्मण समाज जो है वो बहुत ज्यादा बीजेपी को वोट करेगा, और जो उनकी नाराजगी है वो इस इलेक्शन में दिखाई देगी। और मुस्लिम समाज जो है वो माइनॉरिटीज, मैं ये कह सकता हूं कि तकरीबन 90% तो समाजवादी पार्टी के साथ के पक्ष में इन्होंने वोट किया है। तो जो मेरा आकलन है उस हिसाब से, जो मेरी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है इन तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट से जहां आज इलेक्शन हुआ है, वहां पर जो अगर तुलना किया जाए 2017 के हिसाब से, तो बीजेपी को मेरे समझ से जो मैंने आकलन किया है सीट वाइज, उसमें बीजेपी को 15 से 17 या 20 के अंदर बीजेपी सिमट सकती है। चले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब। जी फरहान साहब अपना अनम्यूट करिए, आप बताइए कि क्या हालात हैं इस 6 फेज के, और पब्लिक जो है आपको क्यों वोट दे, आपकी पार्टी। जी नमस्कार, आदाब सभी लोगों को। आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए। तो 6वें चरण की 10 जिलों में आज वोटिंग थी 57 सीटों पर। जैसा कि गोरखपुर के बारे में बात हो रही थी, आदित्यनाथ जी खड़े हैंगे वहां से, तो वहां का ठाकुर वोट और जो ब्राह्मण हैगा, पहले ब्राह्मण भी इनके सपोर्ट में था लेकिन इस बार कुछ कटा हुआ है,
क्योंकि ब्राह्मणों की हत्या और एनकाउंटर के मामले ज्यादा सामने आए थे न्यूज में पिछले 5 सालों में, तो इस वजह से कटा। और मुस्लिम कटने में, लेकिन उनका जो सपोर्टर रहेगा वहाँ का, उसमें 35% 37% से उनका सपोर्ट हो रहा, और वहाँ पे काफी उनका गोरखपुर में अपोजिट में खड़ी है शुक्ला जी, उनका ब्राह्मण वोट काफी, ब्राह्मण काफी सपोर्ट में उनके। चले हम फिर आपके पास आएंगे फरहान साहब। अब मैं पहुंचता हूं प्रदीप कपूर साहब के पास में। आप पूरे यूपी पे नजर रखते हैं, खासकर छठे फेज पे आपकी पूरी नजर होगी। क्या क्या देख रहे हैं प्रदीप साहब? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज है आज का, और आखिरी राउंड जो 7 तारीख को है। ये ईस्टर्न यूपी में बीजेपी का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है, और 2017 में जो इन्होंने एक रेनबो कोल्यूशन बनाया था, सोशल इंजीनियरिंग की थी, और इन्होंने तमाम जो छोटे छोटे दलों से समझौते किए थे, उसकी वजह से इनको फायदा मिला था। और समाजवादी पार्टी तो देखिए उस जमाने में लड़ी नहीं रही थी, वो तो आपस में लड़ रही थी। उस जमाने में फैमिली में बिखराव था और बहुत आपस में लड़ रही थी, तो इसलिए कहीं वो लड़ाई में थी नहीं। लेकिन बीजेपी को फायदा मिला उनके सोशल इंजीनियरिंग से, और उन्होंने जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो राजभर की थी वो भी, और क्या कहते हैं तमाम छोटे छोटे दलों को लेके जो बनाया था अपना दल वगैरह सब। लेकिन इस बार उसको काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की है, रेनबो कोल्यूशन बनाया है जातियों का वो, और जिस तरीके से अपना मौर्य जी आए हैं, और राजभर भी हैं, महान दल भी है, और कृष्णा पटेल भी उनके साथ हैं, तो इस तरह का जो एक कॉम्बिनेशन बना है वो एक सीरियस उनको थ्रेट दे रहा है, और बीजेपी पे एक डेंट मारने की बहुत तेजी से कोशिश हो रही है। तो इस बार वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो 2017 में थी। इस बार बहुत तेजी से, तैयारी से, और उनको जो है हमलावर तरीके से अपनी सीटें, बीजेपी से सीटें छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि गोरखपुर में सबसे बड़ी एक तो प्रेस्टीज जो है वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना इलाका है, और उनकी भी प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, उनके मंत्रिमंडल के 5 सहयोगी हैं, उनका मामला है। और दूसरी तरफ जो है तमाम बड़े बड़े लोग विपक्ष के, कांग्रेस के अध्यक्ष भी जो है वो भी अपनी दांव लगा हुआ है, वो भी इस बार उतनी सेफ फुटिंग पे नहीं है जितने 2 बार वो जीत चुके हैं। ये बड़ा खतरा बना हुआ है कि हैट्रिक होगी कि नहीं होगी। हालांकि प्रियंका गांधी गई थी उनके लिए कैंपेन करने के लिए। तो कुल मिला के जो पिक्चर लग रही है। दूसरा ये लाभार्थी का जो बहुत ज्यादा बीजेपी ने इसका कहने की बात कही है। मैं बहुत गाँव में घूमा हूँ, और बहुत ज्यादा गाँव में घूमने पे गाँव वाले खुद दिखाते हैं कि साहब देखिए हमको ये लाभार्थी के पर ये जो राशन मिलता है उससे ज्यादा तो छुट्टा जो है, गाय जो है वो चर जाती है। दूसरा महंगाई की बात होती है, तो वो कहते हैं कि जितना भी हमको ये लाभार्थी का जो बात बताई जाती है, हमको उतना ही कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि नुकसान ही हो रहा है। तो अब वो कितना उनको फायदा मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बीजेपी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी नहीं मिलेंगी, सीटों में कमी आएगी, और उसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी और उसको कॉम्बिनेशन को मिलेगा, ऐसा हमको यहाँ बैठ के दिखाई दे रहा है। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर साहब आखिरी टिप्पणियां करनी शुरू कर दें, बताएं फिर आप क्या देख रहे हैं। जैसे हमारे सहयोगी पैनलिस्ट सबने कहा है, एट द एंड ऑफ 5th राउंड द बिगेस्ट लूजर वुड बी भारतीय जनता पार्टी एंड द बिगेस्ट गेनर वुड बी समाजवादी पार्टी। और क्वेश्चन केवल यही रहता है कि वो लॉस इतना तो नहीं हो जाएगा कि वो पावर से चले जाएं, और वो फायदा इतना तो नहीं हो जाएगा कि पावर में रह जाएं, जिसका खुलासा 11 तारीख को ही होगा। सो ये एक जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत साहब एक आखिरी वो बताइए क्या देख रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये भविष्य में क्या कैद हो चुका है ये तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है, और कैसे ये चीज़ें सामने आएंगी वो तो 11 तारीख को ही पता चलेगा। हम लोग तो अभी बस कयास ही लगा चल सकते हैं, या जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उनके बिहाफ पे एक प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो जो डेटा अपने पास अवेलेबल है उसका ये तो बहुत ही क्लियर है कि बीजेपी को जो पिछले बार
जो कुछ भी गेन किया था उतना गेन नहीं करेंगे, इतना नहीं मिल रहा गवर्नमेंट इनकी बनेगी और उतना ही ये अचीव कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल। निशात जी, आपने एक बात कही थी कि निषाद समाज जो है वो बीजेपी के साथ, तो निषाद समाज क्या संजय निषाद जी के साथ है या मुकेश साहनी के साथ है? देखिए, जहाँ तक हम लोग को पता है कि क्योंकि आरक्षण नहीं मिला है, डेजी साहब का ये इसमें इसके अंदर भी वो उनका 30 और 70 हो गया, जो संजय साहब के साथ नियर अबाउट जो मुझे पत्रकारों ने और काफी लोगों ने बताया, उनके साथ मेजॉरिटी है और इनके साथ कम है। जो लेकिन 2017 में 229 ऐसी सीट थी जहां पे 2000 से 5000 वोट से बीजेपी जीती है, तो क्या वो ये कवर कर नहीं हो सकता? 15 से 20 हजार तो आराम से हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, जो आप बोल रही हैं बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वही चीजें हैं कि इस पे हम लोग अभी कयास नहीं लगा सकते, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी वहां पे लोग खड़े हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे उनको कन्विंस कर रहे हैं, किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हम लोग को। चले, मैं निहाल साहब के पास जाता हूँ। निहाल साहब, अगर आप आखिरी टिप्पणी दीजिए अपनी कि क्या देख रहे हैं आप? गौर भाई, ये इलेक्शन पूरा बदलाव का इलेक्शन है और इसमें जो जैसा कि और लोगों ने कहा, बिल्कुल मैं उस बात पे बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। और क्योंकि हम रोड गांव हम घूम रहे हैं और हमने एक जनता से रूबरू हुए हैं, जनता पूरी तरह से त्रस्त है और वो यकीन मानो में एक बदलाव चाहती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस 57 सीटों पे बहुत मतलब ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइक रजा साहब, क्या देख रहे हैं आप? हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी, तो मैं तो यही चाहूंगा कि मतलब ये जो है यहाँ पे हंग वाले अगर असेंबली रहे तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि उससे जो है किसी के आदमी का ज्यादा ताकत उसके हाथ में नहीं आती है। लेकिन ये कि अगर हंग असेंबली आएगी तो भी फेवरेबल जो होगी वो टुवर्ड्स दी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, बट स्टिल अपोजिशन स्ट्रांग हो तो इट इज ऑलवेज गुड फॉर डेमोक्रेसी एंड आई विल लव टू हैव दैट। चलें, अपना मैं अब प्रदीप भाई, आखिरी टिप्पणी आपसे। देखिए, मेरा ये मानना है कि क्लियर मैंडेट मिलेगा, ये हंग हाउस नहीं आएगा, क्योंकि हंग हाउस जो है पब्लिक सोच विचार के देती है। 2007 से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि क्लियर मैंडेट मिलेगा। ठीक है साहब। फरहान साहब, मुझे लग रहा है आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है और उम्मीद है कि अगले उसमें आप सही उससे हमारे पास आएंगे साथ में। कुछ ऑडियो में आपके वो है। तब तक के लिए साहब, अगले एपिसोड तक के लिए मैं आपको सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आप जब सब लोगों का आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, एक एक नाम लेके मैं पहले बोल चुका हूँ। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले एपिसोड तक खुदा हाफिज, जय हिंद। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।